हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 1 जिसका कोड है 347 के ए से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और जिसने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। और हाँ, आपके लिए फिजिक्स का भी अनसोल्ड पेपर का सेट नंबर 1 पूरा करा दिया गया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। और जिसको देखना है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। आइए तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। तो ये आपसे पूरे 8 नंबर का पूछा जाता है क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया था। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है राउल्ट का नियम समझाइए। तो बच्चों, राउल्ट का नियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 के 3 सेटों में पूछा गया है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कह दिया गया था कि 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरे 2 नंबर का पूछा गया था। तो इस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें आपसे पूछा क्या है? इसमें आपसे पूछा है बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोल अंश का सूत्र क्या होता है। तो मोल अंश बराबर होता है मोलों की संख्या। मोल अंश बराबर होता है मोलों की संख्या और अपॉन में होता है इसका कुल मोल, यानी कुल मोलों की संख्या। तो इसमें आपसे किसके मोलों की संख्या पूछी गई है? तो इसमें हमसे बेंजीन के मोलों की संख्या पूछी गई है। तो आपको इस न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम करना है कि इसमें आपको बेंजीन के मोलों की संख्या निकालनी है। अब ये नीचे क्या लिखा है? अब इसमें नीचे दिया गया है कुल मोल, यानी कुल मोलों की संख्या। तो किस किस की है? एक तो है इसमें क्या, एक तो होता है इसमें बेंजीन दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है? इसमें दूसरा दिया गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें आपको इसके भी मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। किसकी? कार्बन टेट्राक्लोराइड की और साथ में बेंजीन की। तो बेंजीन के मोलों की संख्या तो इधर से आ जाएगी और फिर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की निकालनी होगी। अब बच्चों, ये मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? तो इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार के। क्या होता है? तो ये होता है भार बटे अणुभार के, मतलब W/m के। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसमें हम निकालेंगे बेंजीन का द्रव्यमान। इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया? तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है बेंजीन का द्रव्यमान। क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ो तो फिर देखो कि 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब उसका भार हो जाएगा W। कितना है? 30% दिया गया है। तो आपको पता है कि जो कोई भी पदार्थ होता है, मान लो कोई भी पदार्थ खुद का कितना होता है? तो कोई भी पदार्थ खुद का 100% होता है। तो 100% का मतलब अगर इसे ग्राम में देखें तो कितना होगा? तो वो हो जाएगा 100 ग्राम के बराबर। तो ऐसे ही इसमें इसका जो W दे रखा है, तो ये दे रखा है 30%। तो ये बराबर होगा 30 ग्राम के। तो इसका W तो आ गया। अब हमें निकालना है इसका अणुभार। तो बच्चों, इसका अणुभार कैसे निकालोगे? तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, तो अणुभार आप अलग से लिख लो। कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1 अणुभार। ठीक है, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कार्बन का कितना? 12 गुना कितने है कार्बन? 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना? 1। और हाइड्रोजन है कितने? 6। और जब 12 छिका कितना हुआ? तो ये होता है
72 और प्लस 6 तो कितना हुआ, तो ये आ गया 78 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब हमारे पास इसके मोलों की संख्या आ चुकी है। कैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोलों की संख्या। तो बेंजीन के मोलों की संख्या क्या आई है, होता क्या है W/m। तो हमें m कितना दे रखा है, तो m दे रखा है 78 आ गया हमारा, और W हमने कितना है 30। तो जब इन्हें आपस में काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.3846। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना। अब आपका सबसे पहला काम हो गया कि आपने इसके मोलों की संख्या निकाल दी। अब आपका दूसरा काम होगा कि आपको इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या को निकालना होगा। और आपको पता है मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणुभार के, तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। तो इसका अणु भार निकाल रहे हैं हम पहले, ठीक है, मतलब m निकाल रहे हैं, नहीं हाँ m ही कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो अणुभार कितना होता है, कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि इनके अणुभार क्या होते हैं। कार्बन का अणुभार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और जबकि क्लोरीन का होता है 35.5। तो अब इसे सॉल्व कर दो, कार्बन कितने 12 और ये कार्बन कितना 1, तो ठीक है, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 गुना 4 के, तो 12 प्लस, और जब इसकी आपस में गुना करेंगे तो आएगा 142। तो इसका अणुभार कितना आएगा, तो इसका अणुभार आएगा 154 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब इसका अणुभार तो आ गया। अब इसका निकालेंगे हम द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान मतलब इसका कितना वेट है। तो जब आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में क्या इसका कहीं भार दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, नहीं जी हमें नहीं दिया गया, हमें सिर्फ बेंजीन का दिया गया था, पर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो पता ही नहीं है। तो अब आपको पर एक बात तो पता है कि जिसका भार नहीं दिया गया, तो हमें पता है कि कोई भी पदार्थ खुद का क्या होता है, तो वो 100% होता है। तो जो अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार कैसे निकालेंगे, तो समझ लो कि ये पूरा 100% था, उसमें से हमें 30% को निकाल दिया, तो अब ये कितना बचा, तो ये बचा हमारा 70%। यानी, और आपको ऊपर बताया था कि इसमें जो प्रतिशत है तो वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है इसके ग्राम के, तो आ जाएगा 70 ग्राम। ठीक है, तो अब हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या भी आ चुकी है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या है कि इसका भार है 70 और इसका अणुभार है 154। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4545 के। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या मिल गए, तो इसमें हमें कुल मोलों की संख्या निकल गई। कुल मोलों की संख्या क्या है, एक तो है बेंजीन के मोलों की संख्या, है ना, और प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या। तो इसमें हमने बेंजीन के मोलों की संख्या देखी थी 0.3846, 0.3846 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के है 0.4545, और जब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 0.8391। तो कुल मोलों की संख्या आ चुकी है। तो अब हमारा सूत्र क्या था, हमारा सूत्र था बेंजीन का मोल अंश, हमसे पूछा था बेंजीन का मोल अंश। तो इसका सूत्र होता है, ऊपर लिखोगे बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोलों की संख्या, और इसके बटे में आएगा कुल मोल, कुल मोल। ठीक है, तो और अगर इसमें देखा जाए तो मोल अंश को इससे दिखाते हैं काई से, तो ऐसे भी लिख सकते हो, काई है बेंजीन। ठीक है, अब इसमें बेंजीन के मोलों की संख्या कितनी थी, इसमें बेंजीन के मोलों की संख्या थी हमारी 0.3846 बटे, और कुल मोलों की संख्या 0.8391, और जब इन्हें आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.459। तो ये इसका आंसर है। तो इसमें आपको क्या क्या करना था, तो इसमें आपसे पूछा था बेंजीन का मोल अंश। तो आपको पता होना चाहिए कि मोल अंश का सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे कुल मोल।
तो इसमें पहले आपको निकालनी थी बेंजीन के मोलों की संख्या बटे में कुल मोल का मतलब इन दोनों के मोलों की संख्या का जोड़, और फिर बस ये सूत्र करके जवाब का ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था राउल्ट का नियम समझाइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूरे 2 नंबर का पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन 2025 के 3 सेट में पूछा जा चुका है। तो बच्चों, राउल्ट का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर, यानी कोई विलायक है उसमें अगर हम कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलते हैं तो क्या होता है कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है तो वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलय के मोल प्रभाज के। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र होता है PO माइनस PS बटे PO, और जबकि विलय के मोल प्रभाज का सूत्र होता है स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और अगर बात करें किसके लिए, अगर बात करें तनु विलयन के लिए, तो जो स्मॉल n प्लस कैपिटल N है इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो इसकी जगह कैपिटल N आ जाएगा। मतलब अगर तनु विलयन के लिए बात करें तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह आप रखोगे कैपिटल N, तो होगा PO माइनस PS बटे PO बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। तो स्मॉल n बराबर होता है W अपॉन स्मॉल m के, और अगर बात करें कैपिटल N की तो ये बराबर होता है कैपिटल W बटे कैपिटल M के। और यहाँ जो कैपिटल का यूज़ किया गया है तो ये यूज़ किया गया है बच्चों किसके लिए, विलायक के लिए, और जो ये स्मॉल का यूज़ किया गया है तो ये किया गया है विलय के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फिर, तो स्मॉल n की जगह आप रखोगे स्मॉल w बटे स्मॉल m, और कैपिटल N की जगह रखोगे कैपिटल W बटे कैपिटल M। अब ये ऊपर चले जाएंगे तो स्मॉल w के साथ गुना में होगा कैपिटल M, और स्मॉल m के साथ गुना में होगा कैपिटल W, और बराबर ये ऐसे ही रहेगा। तो राउल्ट के नियम का सूत्र ये निकल के आता है, और अगर आप एग्जाम में इतना करके आते हो जब ही आपको नंबर पूरे मिलेंगे, और वरना एग्जामिनर इसके नंबर काट लेंगे। अब आपको इसके बारे में ये भी लिखना है कि इसके संकेत क्या क्या हैं। जैसे PO होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, स्मॉल w है इधर विलय का भार, और कैपिटल W होता है विलायक का भार। और अगर बात करें PS होता है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल m होता है विलय का अणुभार, और कैपिटल M होता है विलायक का अणुभार। तो ये था राउल्ट का नियम। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों, अनुचुंबकीय वो होते हैं जिनके D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका कोई साथी नहीं होता, मतलब कि वो अकेले होते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें सारा का सारा खेल किसका है, तो इसमें सारा खेल होता है D कक्षक का, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसीलिए ये क्या होते हैं, तो ये अनुचुंबकीय होते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D 1 से 9 के बीच होता है, यानी कि इसके D कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो वो 1 से 9 के बीच में होगी। अब आपको इसका एग्जाम्पल देना है, तो हम दे रहे हैं Fe का एग्जाम्पल। Fe यानी फेरस, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 26, और इस पर कितना चार्ज है, तो इस पर है 2+ आयन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले लेंगे आर्गन, क्योंकि आर्गन का होता है 18। उसके बाद इसमें आएगा क्या, 3d7, क्या आएगा 3d7, और फिर आता है 4s2। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आर्गन, तो इसमें ये 3d6 होता है बच्चों। ठीक है, गलती से हो गया, तो ये क्या है, तो ये होता है 3d6 है इसमें। ठीक है, तो अब आप इसके D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को फिल करोगे, तो इसके D कक्षक में होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 4 और एक ये 5। अब आपको देखना है कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें फिल करो, 1 2 3 4 5, और एक छठा हो गया ये। अब आप खुद देखो 1 2 3 4 ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, यानी इनका कोई साथी नहीं होता, तो इसीलिए ये कैसा गुण दर्शाते हैं, तो ये अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, और जो ये फेरस है तो ये किस कलर का होता है, तो ये हरे रंग का होता है, तो ये हरा रंग दर्शाता है।
तो और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अनुचुंबकीय तो पूछ लिया था, और अगर इस बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रतिचुंबकीय कौन से होते हैं, तो जो प्रतिचुंबकीय होते हैं तो उसके डी कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। युग्मित का मतलब कि जिनके साथ ही होते हैं, ठीक है, जिनके साथ ही होते हैं। जैसे कि, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो होता है n-1 इंटू डी, या तो 0 होगा, मतलब कि या तो डी पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और या फिर n-1 डी पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि सारे के सारे होंगे। तो अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, अब इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं Cu+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d10 और 4s0। वैसे तो s पर 1 होता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देता है। ऐसे ही इसके s पर ये कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देता है, इसीलिए क्या हो जाता है, 4s0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अब इसके ये करो, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5 हो गए। कितने हैं डी में, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारा हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस इसमें थोड़ी सी ये गलती हुई है तो इसे आप सुधार लेना। ठीक है, और ये मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला पार्ट कल की वीडियो में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।